25 साल की एक जवान महिला आधी रात को अचानक अपने पति के बिस्तर से उठी है और रात के ठीक 1 बजे वो धीरे धीरे चलते हुए सीधे अपने 40 साल के नौकर के कमरे में घुस जाती है और फिर उसके साथ वो वहां पर रिश्ता कायम करने लगती है। नौकर एकदम से हैरान रह जाता है। अब जो नौकर था उसे भी काफी मजा आने लगा था और फिर जो महिला थी वो नौकर से बार बार कहने लगती है कि आज मेरे साथ तुम रात भर रहो, आज इतना मजा आ रहा है कि जितना कभी किसी के साथ नहीं आया था। और इधर बाहर से उस महिला का पति खिड़की से सारा दृश्य देख रहा था और कुछ सोच रहा था और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो दरवाजे की कुंडी को बाहर से बंद कर देता है और फिर अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो वो महिला का पति उन दोनों के साथ ऐसा कर देता है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार की है जहाँ एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम रुपेश सिंह होता है। उसके पास बेशुमार दौलत होती है। रुपेश सिंह के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसका एक बेटा था जिसका नाम उसने मनोज रखा था। रुपेश सिंह अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी में बेहद खुश था क्योंकि उसके पास नौकर चाकर हर चीज मौजूद थी और किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रुपेश सिंह अपने बेटे की परवरिश जो था वो बहुत लाड प्यार से कर रहा था। इसी तरह से समय धीरे धीरे निकल रहा था। रुपेश सिंह अपने बेटे मनोज को खूब पढ़ाता लिखाता है और कहता है कि बेटे, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास बेशुमार दौलत है। तुम्हें तो बस इस दौलत से ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। दोस्तों, समय धीरे धीरे निकलने लगता है। रुपेश सिंह का जो बेटा था वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। तकरीबन जब मनोज की उम्र 25 साल हो जाती है तब भी रुपेश सिंह ने उसका विवाह नहीं किया था। रुपेश सिंह चाहता था कि उसके बेटे की शादी किसी बेहद अमीर परिवार में हो। वो अपने बेटे को अपने सारे कारोबार सिखा रहा था ताकि वो भी पैसे वाला ही बना रहे। जैसे जैसे समय बीता है मनोज की उम्र अब 30 से 32 साल हो जाती है, लेकिन रुपेश सिंह ने अभी भी उसके विवाह की बात नहीं की थी। रुपेश सिंह सोचता था कि जब उसका बेटा दुनियादारी समझ ले और कारोबार संभालने लगे तभी वो उसका विवाह करेगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं ना कि पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मनोज अपनी जिंदगी पूरी ऐशो आराम से जी रहा था, लेकिन अब अचानक रुपेश सिंह की तबीयत जो है वो ज्यादातर खराब रहने लगी। तो उसकी पत्नी सुमन कहती है कि क्यों ना हम अपने बेटे का विवाह करा दे। जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो दुनियादारी को समझेगा, जिम्मेदारी उठाने लगेगा और घर में पत्नी आ जाएगी तो काम में भी मेरा हाथ बटा देगी। अब रुपेश सिंह अपनी पत्नी की बात मान लेता है और बेटे मनोज की विवाह की तैयारी शुरू कर देता है। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की मंजू से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देता है। दोस्तों, तकरीबन 4 से 5 महीने रिश्ता तय होने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब मनोज की बारात मंजू के घर पर पहुंचती है। हालांकि मंजू जो थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी उम्र तकरीबन 26 साल होती है, जबकि मनोज की उम्र लगभग 30 हो चुकी थी। इधर 30 जो मंजू है वो जब अपने पति को देखती है तो वो निराश हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर थी और साथ ही वो कुछ और भी चाहती थी। मंजू के पास भी पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता के पास भी बेशुमार दौलत थी। मंजू भी बचपन से लाडो प्यार में ही पली बड़ी थी जिससे कि उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी। आए दिन वो नए नए पुरुषों से दोस्ती करती थी। कई नौजवानों के साथ वो जो है वो संबंध भी बना चुकी थी क्योंकि माता पिता की बेशुमार दौलत ने उसे बिगाड़ दिया था। जब मंजू मनोज को देखती है तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि मनोज एक मोटे शरीर वाला व्यक्ति था। उसका पेट जो था वो बहुत ज्यादा निकला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गुब्बारा हो। मंजू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे लड़के से उसका विवाह होगा। अब मंजू अपने पिता से तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए जैसे तैसे वो मनोज के साथ उसके घर आ जाती है। इधर बाराती और रिश्तेदार जब मनोज को देखते हैं तो वो बेहद खुश हो जाते हैं। मंजू जब मनोज के घर आती है तो चारों तरफ खुशियों का ही माहौल होता था। फिर जब मनोज और मंजू की पहली रात होती है शादी के, तो रात के तकरीबन 10 बजे मनोज अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। वो अपनी पत्नी का चेहरा देखता है और बेहद ज्यादा खुश हो जाता है। उधर मंजू कहती है कि मेरे लिए आप क्या लेकर आए हो? तो वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास बेशुमार दौलत है, बहुत सारा पैसा है, तुम जो भी चीज कहोगी वो चीज मैं तुम्हारे लिए ला करके दे दूंगा। तब मंजू कहती है कि मुझे तो आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आप मुझे पूरी तरह से खुश रखना। मेरी कोई भी इच्छा हो आप उसे पूरा जरूर करना क्योंकि मैं किसी गरीब परिवार से नहीं हूँ। मेरे पिता के पास भी बेशुमार दौलत थी, लेकिन मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारे घर आई हूँ तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरी जरूरतों को पूरा कर सको।
अब ये बातें वो अपने पति से कह रही थी। हालांकि कहीं ना कहीं मनोज उसे उस तरीके से पसंद नहीं आया था जिस तरीके की वो लड़की थी। वो काफी ज्यादा ऐशो आराम में पली बड़ी थी, वो सारे शौक पूरा कर चुकी थी, कई लड़कों के साथ उसका रिश्ता भी रह चुका था। लेकिन आज जब वो अपने पति को देख रही थी तो उसे कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था। खैर, वो अपने पति से ये सब बातें कहती है और इसी तरह से करीबन 20 से 30 मिनट तक मंजू और मनोज के बीच में बातचीत होती है और फिर दोनों जो है वो शादी की पहली रात की शुरुआत करते हैं। फिर मंजू देखती है कि मनोज जो है वो उस तरह का पुरुष नहीं है। वो बिल्कुल ही उससे निराश हो जाती है क्योंकि उसने आज तक ऐसे पुरुष को उसने देखा ही नहीं था जो छोटा हो। जो चीज एक औरत के लिए सबसे खास होती है वो उसमें थी ही नहीं। फिर मंजू कहती है कि क्या तुम्हारे ऐसे ही हैं? तो मनोज कहता है कि हाँ, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। फिर मंजू जो है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। वो अपने सिर को पकड़ लेती है कि अब उसका जीवन कैसे चलेगा। दोस्तों, उस रात मंजू और मनोज के बीच में रिश्ते तो बनते हैं, लेकिन वो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ नाम के ही रिश्ते थे। मंजू को एक पल का भी सुकून मनोज के साथ नहीं मिला था। इधर मनोज ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो उससे खुश नहीं है। वो जानता है कि वो अपनी पत्नी को उस तरह से खुश नहीं कर पाया है। दोस्तों, अब मनोज और मंजू जो थे वो एक दूसरे से खफा खफा रहने लगे थे। मनोज हर समय कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी मंजू को खुश कर सके, लेकिन आखिर मंजू कैसे खुश रह सकती थी? जिस खुशी की उसे जरूरत थी वो तो मनोज के पास थी ही नहीं। मनोज आए दिन अपनी पत्नी के कमरे में जाता, थोड़ा समय बिताता और फिर सो जाता। लेकिन जो मंजू थी वो पूरी रात करवटें बदलती रह जाती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि मनोज कभी भी उसे पूरी तरह से खुश कर ही नहीं पाता था और जल्दी ही वो सो जाया करता था। मंजू चाहती थी कि कोई पुरुष जो है वो उसे पूरी रात उसके साथ समय बिताए, उसके साथ वो सब कुछ करता रहे, लेकिन मनोज इन सब चीजों में पूरी तरह से असमर्थ था। अब मंजू बार बार अपनी किस्मत को कोसने लगती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। इधर तकरीबन 1 से 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और इन 2 से 3 सालों में मनोज और मंजू का एक लड़का भी हो जाता है। दोस्तों, मनोज और मंजू का एक बेटा तो हो जाता है, लेकिन मंजू फिर भी किसी तरह से खुश नहीं थी। इधर मनोज के जो पिता थे, जिनका नाम रुपेश सिंह था, वो एक गंभीर बीमारी के चलते इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारी मनोज के ही ऊपर आ जाती है। उनके जो भी कारोबार थे वो अब अकेले मनोज को ही संभालने थे। बचा खुचा जो थोड़ा बहुत समय था वो अपनी पत्नी मंजू को दिया करता था, अब वो समय भी वो उसे नहीं दे पा रहा था। अब मंजू अपने कमरे में अकेले ही करवटें बदलती रहती थी। बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी उसके पास एक पल का सुकून नहीं था। दोस्तों, कहते हैं कि दौलत से इंसान की पूरी भूख नहीं मिट सकती और यही स्थिति उस समय मंजू के साथ भी थी। रुपेश सिंह के मौत के बाद 4 से 6 महीने बीत जाते हैं और मनोज पूरी तरह अपने पिता को कारोबार के संभालने में उलझ कर रह जाता है। अब वो अपनी पत्नी मंजू का ख्याल भी नहीं रख पाता था। इधर मनोज का एक बहुत पुराना वफादार नौकर था जिसका नाम कुंदन होता है। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब होती है। कुंदन अधिकांश घर के कामकाज किया करता था। रुपेश सिंह के घर में किसी भी चीज की जरूरत हुई थी या फिर कोई भी जिम्मेदारी होती तो वो कुंदन ही संभाला करता था। दोस्तों, कुंदन ने अब तक शादी नहीं की थी। वो एक हट्टा कट्टा मजबूत शरीर वाला व्यक्ति था क्योंकि उसने अपना शरीर जो था वो ठोस बना रखा था और ब्रह्मचर्य का वो पालन करता था। अब धीरे धीरे समय निकलने लगा और जब रुपेश सिंह का बेटा मनोज अपने घर पर ज्यादा नहीं रहता तो कुंदन रुपेश सिंह की बहू मंजू की सभी जरूरतों का ध्यान रखने लगता है। मंजू भी अब कुंदन को अधिक देखने लगती है। एक दिन वो गौर से देखती है कि कुंदन जो है वो एक हट्टा कट्टा सुडौल बदन वाला व्यक्ति है। उसके शरीर को देखकर मंजू जो है वो उस पर दीवानी हो जाती है। कहीं ना कहीं मंजू के दिमाग में ये ख्याल आने लगता है कि अगर कुंदन उसके साथ समय बिताए तो वो उसे वो सुख दे सकता है जो सुख उसके पति मनोज ने उसे कभी नहीं दिया था। अब मंजू जो थी वो धीरे धीरे कुंदन की तरफ आकर्षित होने लगती है। मंजू की सास सुमन अधिकतर भगवान की भक्ति में लगी रहती थी और आसपास के मंदिरों में वो पूजा पाठ के लिए जाया करती थी। इधर अब घर में अकेले मंजू और कुंदन ही रहा करते थे। एक दिन की बात है, मंजू की सास सुमन जो थी वो अपने रिश्तेदारों में किसी धार्मिक अनुष्ठान में गई हुई थी और इधर मंजू का पति मनोज वो कारोबार के सिलसिले में पहले से ही घर पर नहीं था। अब घर में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, मंजू और कुंदन। रात के लगभग 11 बजे मंजू नौकर कुंदन को आवाज देती है और कहती है कि कुंदन इधर आओ। कुंदन डरते डरते अपनी मालकिन के पास जाता है क्योंकि मालकिन की उम्र लगभग 25 से 26 साल थी और कुंदन की उम्र लगभग 40 साल की थी। कुंदन कहता है कि मालकिन बताइए क्या बात है। तो मंजू जो थी वो बिस्तर पर उस समय लेटी हुई थी, उसके शरीर के कपड़े इधर उधर हुए थे। कुंदन कहता है कि मालकिन ये सब क्या है, आपने किसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तब मंजू कहती है कि मेरी कमर में मोच आ गई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं उठ तक नहीं पा रही हूँ, तो तुम ऐसा करो कि थोड़ी सी मालिश कर दो। कुंदन कहता है कि मालकिन आप ये क्या कह रही हैं, मैं आपके शरीर पर मालिश कैसे कर सकता हूँ। तब मंजू कहती है कि क्यों नहीं कर सकते, तुम हमारे नौकर हो, नौकर से जो कहा जाएगा वो क्या मना कर सकता है।
कुंदन अब इन बातों को समझ रहा था कि जरूर मालकिन जो है उनके मन में कुछ गलत चल रहा है। कुंदन वहां रखी हुई बाम को उठाता है और फिर अपनी मालकिन मंजू की कमर पर वो मालिश करना शुरू करता है। करीब 4 से 5 मिनट तक जब कुंदन मंजू के कमर पर जब बाम लगाता है तो मंजू पूरी तरह से कुछ और ही बन चुकी थी। बरसों से ही उसकी ख्वाहिशें जो थी वो उसको शरीर को काटे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मंजू को कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जो कि उसे उस तरह से खुश कर सके तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। इधर कुंदन जब मंजू की चिकनी चिकनी कमर पर बाम लगाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की वर्षों पुरानी ख्वाहिश उसकी भी जाग जाती है। उसका अकेलापन अब उस पर हावी होने लगता है। कुछ अजीब अजीब ख्याल उसके मन में आने लगते हैं। वो भूल चुका था कि वो किस घर में है और किसके साथ है। कुंदन अब अपना होशो हवास खो बैठा था। धीरे धीरे वो मंजू के पूरे शरीर पर बाम लगाना शुरू कर देता है। करीब 30 से 40 मिनट के बाद माहौल ये बनता है कि जब कुंदन मंजू के शरीर पर बाम लगा रहा था तो मंजू को एक अलग ही खुशी की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि कुंदन के हाथ पैर जो थे वो बेहद मजबूत और भारी थे। मंजू के उसके स्पर्श से ही एक अलग ही खुशी मिल रही थी। जब कुंदन पूरा बाम लगा देता है तो मंजू एकदम से कुंदन के गले लग जाती है। कुंदन भी भूल चुका था कि वो अपनी मालकिन के साथ है। अब वो भी उसी में बहता चला गया। मंजू कुंदन से कहती है कि कुंदन तुम इतने दिनों से अकेले क्यों रहते हो, तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए। कुंदन कहता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ मालकिन, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पत्नी का खर्चा उठा सकूं और इसीलिए मैंने आज तक शादी तक नहीं की। मेरा भी मन कई बार हुआ कि मैं किसी के साथ समय बिताऊं, लेकिन इस गर्मी के चलते मैं किसी की ओर देख भी नहीं सकता हूँ। अब मंजू और कुंदन जो थे वो दोनों अजीब अजीब तरीके से जो मतलब कि वो समय बिता रहे थे। मंजू को इतना खुशी हो रहा था जितना उसे कभी अपने जीवन में पहले नहीं हुआ था। मंजू बार बार कुंदन से यही बातें कह रही थी कि रुकना मत, इतना मजा तो तुम्हारे मालिक के साथ आज तक नहीं आया। कुंदन भी अपनी मालकिन का पूरा साथ दे रहा था। करीब 3 से 4 घंटे तक दोनों के बीच यही सब खेल चलता रहता है। उसके बाद मंजू और कुंदन जो थे वहीं पर फिर बेड पर ही लेटे थे। करीब 4 बजे कुंदन फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर मंजू आज जो थी वो बहुत ज्यादा खुश थी। सालों के बाद आज उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी। सुबह जब होती है तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। अब वो हर समय ऐसा मौका तलाशते थे कि कब वो एक दूसरे को देख सके, बात कर सके। जैसे जैसे समय बीतता है कुंदन और मंजू की मुलाकातें जो थी वो नियमित हो जाती हैं, क्योंकि मनोज तो ज्यादातर बाहर ही रहा करता था। सुमन को तो भक्ति पूजन से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब सिर्फ मंजू और कुंदन ही थे और वो अपनी मनमानी बड़ी आसानी से करते जा रहे थे। करीब से 7 से 8 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। आज तक किसी को इस बात को भनक तक नहीं लगी थी कि घर में क्या चल रहा है। दोस्तों, जब 9 महीने गुजरते हैं एक दिन मनोज अचानक से घर आ जाता है। वो मंजू के साथ कुछ समय बिताता है। मंजू ना कोई शिकायत करती है और ना ही वो कुछ कहती है। दोनों ही आराम से सो जाते हैं। रात के लगभग 11 बजे से 12 बजे मंजू उठती है और फिर से वो कुंदन के कमरे में चली जाती है। वो कुंदन के साथ कई घंटों तक समय बिताती है। फिर करीब 4 बजे वो वापस अपने पति के कमरे में आ जाती है। मंजू के इन कारनामों की अभी तक मनोज को कोई खबर नहीं थी। मनोज लगभग 10 से 12 दिन के लिए घर पर आया था। अब जब 2 से 4 दिन मंजू ऐसे ही दिन गायब रहती है तो एक दिन रात के करीब 12 बजे से 1 बजे मनोज की अचानक से आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी पत्नी मंजू जो है वो बिस्तर पर नहीं है। वो चारों ओर देखने लगता है, लेकिन कहीं पर भी मंजू उसे नजर नहीं आती है। मनोज सोचता है कि शायद वो किसी काम के लिए गई होगी। रात के 12 बजे से 1 बजे का समय होता है। मनोज सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी रात को ये कौन सा काम करने गई होगी। तकरीबन 4 बजे मंजू लौटती है तो मनोज अभी तक जाग ही रहा होता है। मनोज उस दिन अपनी पत्नी मंजू से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो मंजू जो होती है वो जवाब देती है कि कुछ नहीं, मैं बस काम से गई थी। अब मनोज ज्यादा बहस तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उसे अंदर तक छू जाती है कि आखिर 4 से 5 घंटे तक वो गई कहाँ पर थी। जैसे ही अगला दिन आता है मनोज मन ही मन सोच लेता है कि आज वो पूरी रात जागेगा और मंजू को रंगे हाथ पकड़ेगा। लेकिन उस दिन मंजू जो है वो मनोज के पास से कहीं जाती ही नहीं है। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है मनोज फिर से पूरी रात जागने की कोशिश करता है। इस रात के करीब 12 से 1 बजे के बीच मनोज देखता है कि मंजू जो है वो उसके कमरे से उठ करके सीधा नौकर कुंदन के कमरे में जाती है। कुंदन के कमरे में जाने के बाद मंजू और कुंदन जो थे वो एक दूसरे के साथ जो है वो समय बिता रहे थे। मनोज खिड़की से सारा नजारा छुप छुप करके देख रहा था। जब दोनों लिपट करके बातें कर रहे थे तब मंजू कह रही थी कि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, या तो तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दो या फिर मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो। कुंदन कहता है कि तुम्हें भगा कर ले जाने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ ले जाकर के रखूंगा, क्या मैं तुम्हें वो सारे सुख दे पाऊंगा जो तुम्हें यहाँ पर मिल रहे हैं। मंजू कहती है कि मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ तुम्हारा साथ,
ये सब चीज देख करके मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 15 से 20 मिनट बाद वो देखता है कि मंजू और कुंदन जो है वो अजीब अजीब तरीके से एक दूसरे के साथ सब कुछ किए जा रहे थे। मनोज को कहीं ना कहीं अपनी कमी का एहसास होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो पिता के कारोबार में ही व्यस्त हो गया था। उसे पूरी गलती का एहसास हो जाता है। अगली सुबह मनोज अपनी पत्नी मंजू से कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हारे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई। अब चूंकि मंजू नहीं जानती थी कि मनोज ने उसे उस हालत में देखा है या उसने कुछ बात सुना है, इसीलिए वो बिल्कुल ही अनजान थी। वो कहता है कि इससे तुम्हारी वजह से हमारे खानदान पर धब्बा लग सकता है। तो मंजू साफ साफ कह देती है कि जिन चीजों को तुम नहीं कर सकते, अगर मैं वही दूसरे से करवा रही हूँ तो फिर तुम्हें दीवार बनने की क्या जरूरत है। मंजू बुरी तरह से अपने पति से झगड़ने लगती है। मनोज भी मंजू को डांटने लगता है। हम बहुत अमीर लोग हैं और वो तो सिर्फ एक पुराना नौकर है, उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। हमारी रहमो करम पर वो पलता है, अगर हम उसे नौकरी से निकाल देंगे तो वो भूखा ही मर जाएगा। लेकिन मंजू मनोज की कोई बात नहीं सुनती। उस दिन दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है। ये झगड़ा करीब 3 से 4 दिनों तक चलता है। आखिरकार मनोज अपने नौकर कुंदन को नौकरी से निकाल देता है। वो कहता है कि आज के बाद तुम हमारे घर पर नहीं आओगे। कुंदन मजबूर था, उसे समझ आ गया था कि उसकी गलती क्या थी। वो घर से निकाला जा चुका था। अब कुंदन यहाँ वहां सड़कों पर भटकने लगता है। आसपास उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। 15 दिनों में उसकी सारी जमा पूंजी जो थी वो खत्म हो चुकी थी। कुंदन के परिवार में कोई नहीं था। वो जो भी कमाता था वो खर्च कर देता था। इधर मंजू जब देखती है कि कुंदन के पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है और वो भूखा मरने की कगार पर पहुंच चुका है, तो वो कुंदन के लिए तकलीफ महसूस करने लगती है, क्योंकि मंजू जो थी वो पूरी तरह से कुंदन की दीवानी हो चुकी थी। तकरीबन 15 से 20 दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंजू रात को बहुत सारा पैसा और कुछ गहने लेकर के सीधे कुंदन के पास पहुंच जाती है। मंजू कहती है कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। कुंदन कहता है कि मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम कहीं जाएंगे तो खाना क्या खाएंगे। तो मंजू कहती है कि मैं बहुत सारा पैसा और गहना लेकर के आई हूँ, इसे बेच करके हम नया कारोबार करेंगे। अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी जहाँ झूठी शान और झूठा दिखावा है। वो पति किस काम का जो एक पल का भी सुख ना दे सके। मैंने तुम्हारे साथ अगर सुख पाने की कोशिश की तो उसमें भी वो दीवार बन गया। मंजू और कुंदन उस रात घर छोड़ करके बहुत दूर निकल जाते हैं। एक नए शहर में जाकर के नया जीवन शुरू कर लेते हैं। कुंदन मेहनत मजदूरी करने लगता है। मंजू अब किराए के एक छोटे से मकान में कुंदन के साथ रहने लगती है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कुंदन मजदूरी करे। मंजू खुद सड़क के किनारे एक छोटा सा प्लॉट खरीद लेती है और वहां एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है। अब कुंदन उस ढाबे को चलाता है और मंजू खुद अपने हाथों से वो खाना बनाती है। ध्यान देने की बात है कि जो मंजू कभी अपने लिए खाना नहीं बनाती थी, जो नौकरों से काम करवाती थी, आज वो कुंदन के प्यार में अपने हाथों से खाना बना करके लोगों को खिला रही थी। एक दिन मनोज यानी कि मंजू का पहला पति उसी जगह पर घूमते घूमते किसी काम से गया हुआ था। उसे ये नहीं पता था कि कुंदन इधर ही होगा। जब उसे भूख लगती है तो वो उसी पास में ही एक ढाबा दिखाई देता है। उस ढाबे पर वो पहुंच जाता है। वहां कुंदन को देख करके वो चौंक जाता है और फिर उसे हैरानी से वो उसे पूछने लगता है कि अरे कुंदन, तू इस होटल में क्या कर रहा है, क्या तू यहाँ पर वेटर बन गया है। तो कुंदन मुस्कुरा करके जवाब देता है कि नहीं मालिक, अब मैं इस होटल का मालिक हूँ। आपकी कृपा से मैंने खुद ही इसे बनाया और खुद ही चला रहा हूँ। ये सुनकर मनोज को यकीन नहीं होता है। वो और भी तीखा सवाल करता है कि ठीक है, तू यहाँ है, लेकिन मेरी पत्नी मंजू भी तो तेरे साथ ही भागी थी, वो कहाँ पर है। कुंदन तुरंत मंजू को बुलाता है। मंजू अपने पहले पति मनोज को देख करके थोड़ी चौंक जाती है और फिर वो बड़े ही शांत आवाज में कहती है कि माफ कर दीजिएगा, मैं आधी रात को आपका घर छोड़ करके भाग गई थी, लेकिन औरतों की भी कुछ जरूरतें होती हैं, अगर वो जरूरतें पूरी ना हो तो महल भी जेल जैसा लगता है। और जब कुंदन के साथ मेरी भावनात्मक और मानसिक जरूरतें पूरी होने लगी थी तो ये झोपड़ी भी अब मुझे महल जैसा ही सुख देने लगा है। इतना कहकर वो अपने घर के अंदर चली जाती है और मंजू थोड़ा सा पैसा और कुछ गहने निकालती है जो कि वो अपने पुराने घर से लेकर के आई थी। वो मनोज के हाथ में रख करके कहती है कि ये आपकी अमानत है, मैं इसे लेकर सिर्फ और सिर्फ नया जीवन शुरू करने निकली थी और अब आप इसे वापस ले जाइए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। ये सुनकर मनोज का सिर झुक जाता है। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि दौलत के पीछे भागते हुए मैं अपनी बीवी की भावनाओं को, उसकी जरूरतों को कभी समझ ही नहीं पाया। वो चुपचाप वहां से लौट जाता है, वापस अकेले अपने घर की ओर।
इधर मंजू और कुंदन जो थे वो अपने 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के साथ अपने छोटे से ढाबे को चलाते हुए एक सुखमय और संतोषपूर्ण जीवन जो है वो जीने लगते हैं। दोस्तों, आज की यही सच्ची कहानी थी और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, इस कहानी के सुधार और फिर लोगों को सचेत करना है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी रही। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलूंगी एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।